नमस्कार दोस्तों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। इस सत्र में हम देखेंगे अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में। ये चर्चा सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इस विषय के हर पहलू पर विस्तार से और सरल तरीके से चर्चा करेंगे ताकि आपको सभी महत्वपूर्ण तथ्य आसानी से याद हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी भारत पर पहले मुस्लिम आक्रमण की बात होती है तो मोहम्मद बिन कासिम का नाम ही दिमाग में आता है। पर क्या वो वाकई पहला आक्रमण था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में नहीं। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में ओबेदुल्ला के नेतृत्व में हुआ था। अच्छा, 711 में? जी हाँ, लेकिन वो आक्रमण पूरी तरह से असफल रहा। तो मतलब पहली कोशिश नाकाम रही। फिर उन्होंने हार नहीं मानी। ठीक उसी साल 711 ईस्वी में ही बुदेल के नेतृत्व में एक दूसरा आक्रमण किया गया। उसी साल एक और? हाँ बिल्कुल, पर नतीजा वही रहा, वो भी असफल हो गया। तो फिर भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? पहला सफल आक्रमण हुआ इसके ठीक एक साल बाद 712 ईस्वी में, और इसका नेतृत्व किया मोहम्मद बिन कासिम ने। और यही वो घटना है जिसे भारत के इतिहास में एक बड़ा मोड़ माना जाता है। बिल्कुल, 8वीं शताब्दी की ये सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। कई लोग मानते हैं कि भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय इसी आक्रमण को जाता है। उस वक्त सिंध में किसका शासन था? कौन था राजा? उस समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था। राजा दाहिर ये चच वंश के थे, है ना? जी बिल्कुल, वो चच वंश के राजा थे और सिंध की राजधानी उस समय ब्राह्मणाबाद या कुछ स्रोतों के अनुसार अरोड़ थी। अच्छा, पर ये आक्रमण हुए क्यों? अरबों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? मतलब वो सिंध पर हमला करना ही क्यों चाहते थे? देखिए, इसके दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला और शायद सबसे प्रमुख था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। और दूसरा? यकीनन धन संपत्ति होगा। सही कहा आपने। दूसरा उद्देश्य था लूटपाट करके धन संपत्ति हासिल करना। भारत की सोने की चिड़िया वाली छवि तब भी बहुत मजबूत थी। तो 712 में सिंध विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम कहाँ तक पहुंचा? क्या वो आगे भी बढ़ा? हाँ, वो सिर्फ सिंध पर ही नहीं रुका। सिंध विजय के ठीक अगले साल 713 ईस्वी में उसने मुल्तान पर भी विजय प्राप्त कर ली। मुल्तान? मैंने सुना है वहां से उसे बहुत ज्यादा खजाना मिला था। बहुत ज्यादा। इतनी अधिक मात्रा में सोना मिला कि उस जगह का एक नया नाम ही पड़ गया। क्या नाम? स्वर्ण नगरी, यानी सोने का शहर। स्वर्ण नगरी, कमाल है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर अरब इतने सफल रहे तो उनका शासन पूरे भारत में क्यों नहीं फैल सका? वो सिंध तक ही क्यों सीमित रह गए? ये उस समय के भारत की राजनीतिक शक्ति को दिखाता है। अरब सत्ता का विस्तार सिंध से बाहर इसलिए नहीं हो सका क्योंकि सिंध के ठीक पूरब में गुर्जर प्रतिहार जैसे बहुत शक्तिशाली राजवंश का शासन था। अच्छा, उन्होंने एक मजबूत दीवार की तरह अरबों के विस्तार को रोक दिया। समझ गई। और फिर उस व्यक्ति का क्या हुआ जिसने ये सब किया? मोहम्मद बिन कासिम का अंत कैसे हुआ? उसकी कहानी जितनी तेजी से ऊपर गई उतनी ही तेजी से खत्म भी हुई। 714 ईस्वी में, मतलब जीत के सिर्फ 2 साल बाद, अरब जगत में एक बड़ा राजनीतिक संकट आ गया। सत्ता बदल गई होगी। बिल्कुल। नए खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को वापस अरब बुला लिया और कहते हैं कि रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी गई। ये तो बहुत नाटकीय अंत हुआ। चलिए अब इस आक्रमण के प्रभावों पर बात करते हैं। सिंध के समाज और प्रशासन पर इसका क्या असर पड़ा? इसका असर बहुत गहरा था। सबसे बड़ा बदलाव था एक नए कर की शुरुआत, जिसे हम जजिया कर के नाम से जानते हैं। जजिया कर भारत में पहली बार यही लगाया गया था? जी हाँ, भारत में पहली बार। ये एक तरह का सुरक्षात्मक कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो क्या ये सभी गैर मुसलमानों को देना पड़ता था? नहीं, ऐसा नहीं है। इस कर से कई लोगों को छूट मिली हुई थी, जैसे महिलाएं, बच्चे, अपाहिज, बेरोजगार और ब्राह्मण भी। हाँ, और ब्राह्मणों को भी इस कर से पूरी तरह मुक्त रखा गया था। और भारत में इस कर को लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को ही दिया जाता है। प्रशासनिक बदलावों के अलावा क्या आम जीवन पर भी कोई असर हुआ? हाँ, हुआ। अरब अपने साथ कुछ नई प्रथाएं भी लाए। उन्होंने सिंध में ऊंट पालने और खजूर की खेती करने का प्रचलन शुरू किया। अच्छा। इसके अलावा बहुत से अरब लोग मुल्तान और सिंध में स्थायी रूप से बसने लगे, जिससे वहां करमतिया नाम के एक नए संप्रदाय का भी उदय हुआ। ये सारी जानकारी हमें मिलती कहाँ से है? मतलब इस आक्रमण का कोई ऐतिहासिक स्रोत है? हाँ बिल्कुल है। अरबों की सिंध विजय का सबसे विस्तृत वर्णन हमें चचनामा नाम के ग्रंथ में मिलता है। चचनामा, इसके लेखक कौन है? इसकी रचना अली अहमद ने की थी
और ये मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया था। इतिहासकार इस विजय को किस नजर से देखते हैं? मैंने पढ़ा है कि कुछ लोग इसे बहुत बड़ी घटना नहीं मानते। आपने स्टैनले लेनपूल के बारे में सुना होगा। हाँ, उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसी विजय थी जिसका कोई स्थायी परिणाम नहीं हुआ। बिल्कुल, लेनपूल के अनुसार सिंध को अरबों ने विजित तो किया, किंतु यह विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र ही रही। मतलब इसका कोई बहुत बड़ा और स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन क्या ये कहना पूरी तरह सही है? क्योंकि सांस्कृतिक आदान प्रदान तो हुआ ही होगा। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया और यहीं पर लेनपूल की बात अधूरी लगती है। सांस्कृतिक तौर पर बहुत कुछ हुआ, जैसे भारत का प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्र, इसका अरबी में अनुवाद किया गया। अच्छा, किस नाम से? कलीला व दिमना नाम से। और ये सिर्फ अनुवाद नहीं था, ये ज्ञान का एक बड़ा आदान प्रदान था। मतलब अरब सिर्फ आक्रमणकारी नहीं थे, वो ज्ञान के वाहक भी बन रहे थे। ठीक कहा। एक और बात ध्यान देने वाली है, अरबों ने चीन द्वारा खोजे गए कागज, कंपास, छपाई खाना और बारूद जैसे ज्ञान को यूरोप तक पहुंचाने में एक पुल की भूमिका निभाई। जब हम भारत में मुस्लिम शासन की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में मुगलों का नाम आता है, लेकिन ये कहानी उससे सदियों पहले शुरू होती है। तो सवाल यह है कि भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की नींव किसने रखी? ये सब शुरू कहां से हुआ? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि इसकी नींव देखिए मुगलों ने नहीं, तुर्कों ने रखी थी। अच्छा, तुर्कों ने? हाँ, तुर्कों ने। और ये तुर्क कौन थे? ये मतलब मूल रूप से चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर रहने वाली एक लड़ाकू खानाबदोश जाति थे। लड़ाकू जाति? बिल्कुल, उनका मुख्य काम ही लड़ना था। फिर जब 8वीं-9वीं शताब्दी में वे मध्य एशिया में फैले उमैयद और अब्बासी खलीफाओं के संपर्क में आए तो उन्होंने धीरे धीरे इस्लाम धर्म अपनाना शुरू कर दिया। तो धर्म तो बदल गया, लेकिन उनका जो लड़ाकू स्वभाव था वो वैसा का वैसा ही रहा। बस अब उस स्वभाव को एक, आप कह सकती हैं, एक धार्मिक पहचान मिल गई थी। तो ये लड़ाकू लोग सत्ता के केंद्र तक पहुंचे कैसे, और इनकी नजर भारत पर वो कैसे पड़ी? देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है आज के अफगानिस्तान से। वहां पर अलप्तगीन नाम के एक तुर्क सरदार ने गजनी में एक छोटे से स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। गजनी में? हाँ, गजनी में। ये एक छोटा राज्य था, लेकिन इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक थी। मतलब भारत के ठीक दरवाजे पर। अलप्तगीन के बाद उसका एक गुलाम और दामाद सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठा। एक गुलाम का शासक बनना, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है उस जमाने में। बिल्कुल, और ये उस दौर के तुर्क समाज की एक खासियत थी, जहां योग्यता को, मतलब काबिलियत को, बहुत महत्व दिया जाता था। हालांकि सुबुक्तगीन सीधे अलप्तगीन के बाद गद्दी पर नहीं बैठा था। बीच में बलक्तगीन नाम का एक शासक आया जो बहुत अयोग्य था। अच्छा। तो बाकी तुर्क सरदारों ने उसे हटाकर योग्य सुबुक्तगीन को शासक बना दिया। अलप्तगीन खुद सुबुक्तगीन की काबिलियत को पहचानता था, इसीलिए उसने उसे अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। अमीर उल उमरा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है सरदारों का सरदार, या कह लीजिए चीफ कमांडर। तो सुबुक्तगीन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो हमें याद रखनी चाहिए? क्योंकि इतिहास में उसका नाम अक्सर उसके बेटे के नाम के नीचे दब सा जाता है। यही सबसे अहम बिंदु है। सुबुक्तगीन को भारत पर आक्रमण करने वाले पहले तुर्क शासक के रूप में याद किया जाना चाहिए। पहला तुर्क शासक? हाँ, पहला तुर्क। उससे पहले 8वीं सदी में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था, लेकिन तुर्कों की तरफ से ये पहला हमला था। उसने उस समय के हिंदू शाही राजवंश के शासक जयपाल को हराया था। हिंदू शाही राजवंश? इनका राज्य कहाँ तक फैला था? इनका राज्य पंजाब से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। एक बहुत मजबूत राज्य था। लेकिन क्या ये एक बहुत बड़ा, मतलब एक निर्णायक हमला था, या उस जमाने के हिसाब से एक आम सीमा विवाद जैसा ही था? देखिए, सैन्य रूप से देखें तो ये कोई बहुत बड़ी जीत नहीं थी, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर वो बहुत गहरा था। ये एक तरह का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था। अच्छा। इसने तुर्कों को ये दिखा दिया कि भारत के शक्तिशाली राज्यों को भी हराया जा सकता है। इसने भविष्य में होने वाले बड़े और विनाशकारी आक्रमणों का दरवाजा खोल दिया। और फिर 998 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका बेटा महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा। और यहीं से भारतीय इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हुआ। महमूद गजनवी, एक ऐसा नाम जिसे शायद सब ने सुना है। 27 साल की उम्र में वो शासक बना। तो भारत को लेकर उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या वो अपने पिता के काम को आगे बढ़ाकर यहाँ एक साम्राज्य स्थापित करना चाहता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही बात महमूद को बाकी आक्रमणकारियों से अलग करती है। अच्छा। हाँ, उसका सपना भारत में शासन करना था ही नहीं। उसका असली लक्ष्य था मध्य एशिया में, ईरान और अफगानिस्तान के इलाके में एक विशाल साम्राज्य बनाना। तो फिर भारत पर हमले क्यों? क्योंकि उस सपने को पूरा करने के लिए चाहिए था पैसा, बहुत सारा पैसा।
और भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था। यहाँ के मंदिरों में अकल्पनीय धन संपत्ति थी। महमूद के लिए भारत एक खजाना था, एक कह लीजिए एटीएम मशीन, जहाँ से वो अपने साम्राज्य के लिए फंडिंग निकाल सकता था। सिर्फ इसी एक मकसद से? हाँ, इसी एक मकसद से उसने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच यानी सिर्फ 27 सालों में भारत पर 17 बार आक्रमण किए। 27 साल में 17 आक्रमण, ये तो लगभग हर 1.5 साल में एक बड़ा सैनिक अभियान हुआ। चलिए उसके कुछ सबसे महत्वपूर्ण आक्रमणों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? उसने अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करने से शुरुआत की। 1001 ईस्वी में उसने हिंदू शाही राजवंश पर फिर से हमला किया, जिनकी राजधानी वहिंद थी। वहिंद? हाँ, और इस बार भी सामना राजा जयपाल से ही हुआ, जिन्हें उसके पिता सुबुक्तगीन ने भी हराया था। इस युद्ध में राजा जयपाल एक बार फिर हार गए। और इस हार का जयपाल पर क्या असर हुआ? ये तो उनके लिए दूसरी बड़ी हार थी। ये हार जयपाल के लिए सिर्फ एक सैन्य पराजय नहीं थी, ये एक व्यक्तिगत अपमान था। उस दौर की जो राजपूत आन बान शान की मानसिकता थी, उसमें बार बार एक ही दुश्मन से हारना मृत्यु से भी बुरा माना जाता था। तो उन्होंने क्या किया? इसी आत्मग्लानि में उन्होंने आग में कूदकर आत्महत्या कर ली। ये एक बहुत दुखद अंत था, लेकिन रणनीतिक रूप से देखें तो ये एक बहुत बड़ी भूल भी थी। एक अनुभवी शासक के जाने से जो राजनीतिक शून्य पैदा हुआ, उसने गजनवी के लिए रास्ता और भी आसान कर दिया। जयपाल के बाद उनका बेटा आनंदपाल शासक बना, लेकिन महमूद तो रुका नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। 1009 ईस्वी में उसने फिर हमला किया और इस बार वहिंद के पास उसका सामना आनंदपाल से हुआ। दुर्भाग्य से आनंदपाल भी हार गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस हार के साथ ही उत्तर पश्चिम भारत की रक्षा करने वाली जो सबसे मजबूत दीवार थी, वो ढह गई। भारत के अंदर आने का रास्ता पूरी तरह खुल चुका था। आपने शुरू में कहा था कि उसका मकसद सिर्फ धन लूटना था, लेकिन उसे बुत शिकन यानी मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। तो क्या उसके हमलों में एक धार्मिक एंगल भी था? हाँ, और ये एक बहुत ही जटिल पहलू है। उसका मुख्य मकसद बेशक धन था, लेकिन उस लूट को जायज ठहराने के लिए धर्म एक बहुत शक्तिशाली जरिया था। इसका कोई उदाहरण? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1008 ईस्वी में नगरकोट पर किया गया हमला, आज के हिमाचल प्रदेश में। यह मंदिर उस इलाके का एक बड़ा श्रद्धा केंद्र और खजाने का भंडार था। यहाँ उसने न सिर्फ लूटपाट की, बल्कि मंदिरों को तोड़ा और मूर्तियों को खंडित किया। इसी हमले के बाद उसने बुत शिकिन की उपाधि धारण की। अच्छा, इस हमले के बाद? जी, इस उपाधि से इस्लामी दुनिया में उसका कद बहुत बढ़ गया। वो सिर्फ एक लुटेरा नहीं, बल्कि इस्लाम का एक महान योद्धा कहलाने लगा। तो उत्तर पश्चिम पर कब्जा करने के बाद उसने भारत के हृदय स्थल मतलब गंगा यमुना के मैदानों की ओर रुख किया होगा। सही समझे। एक बार सीमा सुरक्षित हो गई तो उसकी नजर गंगा यमुना के उपजाऊ और अमीर मैदानों पर पड़ी। 1014 में उसने थानेश्वर पर हमला किया, लेकिन असली निशाना था 1018 में कन्नौज। कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी। बिल्कुल। कन्नौज पर हमला सिर्फ एक शहर पर हमला नहीं था। हर्षवर्धन के समय से ही कन्नौज उत्तर भारत की सत्ता का प्रतीक था, जैसे आज दिल्ली है। जिस राजा का कन्नौज पर कब्जा होता था, उसे उत्तर भारत का स्वामी माना जाता था। तो वहाँ उसकी टक्कर किससे हुई? कौन था शासक? उस समय वहाँ गुर्जर प्रतिहार वंश के राज्यपाल शासन कर रहे थे, लेकिन महमूद की सेना का खौफ इतना ज्यादा था कि राज्यपाल बिना लड़े ही शहर छोड़कर भाग गया। बिना लड़े? हाँ, यह सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। इसने पूरे उत्तर भारत के राजाओं को ये संदेश भेज दिया कि अब कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और इन सब हमलों के बाद आता है वो आक्रमण जिसके लिए महमूद गजनवी को सबसे ज्यादा याद किया जाता है, सोमनाथ मंदिर पर हमला। ये इतना विनाशकारी क्यों माना जाता है? क्योंकि सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं था। 1025-26 में हुआ ये हमला महमूद के सभी अभियानों का, आप कह सकती हैं, चरम था। ये गुजरात के तट पर स्थित भगवान शिव का मंदिर था, और ये सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि उस समय शायद पूरे भारत का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र था। यहाँ सदियों से राजाओं, व्यापारियों और आम लोगों ने सोना, चांदी, जवाहरात चढ़ाए थे। ये भारत की आस्था और समृद्धि दोनों का प्रतीक था। तो वहाँ हुआ क्या था? वहाँ जो हुआ वो एक महाविनाश था। मंदिर की रक्षा के लिए आसपास के हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। एक अनुमान है कि इस लड़ाई में लगभग 50,000 लोग मारे गए। 50,000? जी,
महमूद ने मंदिर को जमीन से उखाड़ दिया, मुख्य शिवलिंग को टुकड़ों में तोड़ दिया और वहां से इतनी संपत्ति लूटी जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और उस संपत्ति का क्या हुआ? कहते हैं कि उस खजाने को ले जाने के लिए हजारों ऊंटों और घोड़ों का इस्तेमाल किया गया। उस सारी संपत्ति को लेकर वो रेगिस्तान के मुश्किल रास्ते से वापस गजनी लौट गया। इस एक हमले ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। और ये जो अपार संपत्ति लूटी गई, इसका गजनी पर क्या असर हुआ? क्या ये सिर्फ ऐशो आराम में खर्च हुई या इसका कोई दूरगामी प्रभाव भी था? ये एक बेहतरीन सवाल है। महमूद ने इस धन का इस्तेमाल गजनी को मध्य एशिया का एक भव्य सांस्कृतिक केंद्र बनाने में किया। उसने बड़ी बड़ी मस्जिदें, लाइब्रेरी और महल बनवाए। अच्छा। उसने फिरदौसी जैसे कवियों को संरक्षण दिया जिन्होंने शाहनामा जैसा महाकाव्य लिखा। लेकिन विडंबना देखिए, ये पूरा साम्राज्य लूट की नींव पर खड़ा था। इसकी अपनी कोई मजबूत आर्थिक व्यवस्था नहीं थी। मतलब ये कि ये भारत से लूटे गए धन के इंजेक्शन पर चल रहा था। जैसे ही महमूद की मृत्यु के बाद ये पैसा आना बंद हुआ, ये शानदार साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। क्या सोमनाथ के बाद उसके आक्रमण समाप्त हो गए या वो फिर आया? नहीं, एक आखिरी अभियान बाकी था। उसका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ और ये एक तरह का बदला था। बदला किससे? ये सिंध के जाटों के खिलाफ था। हुआ ये था कि जब महमूद सोमनाथ से खजाना लेकर लौट रहा था तो रास्ते में जाटों ने उसकी सीना पर छिटपुट हमले करके उसे काफी नुकसान पहुंचाया था। महमूद इस बात को भूला नहीं। उसने 1 साल बाद सिर्फ जाटों को सजा देने के लिए एक और अभियान चलाया और उन्हें बुरी तरह हराया। ये उसका भारत पर 17वां और अंतिम आक्रमण था। तो इन सारी जीतों और इस अपार धन दौलत से उसे इस्लामी दुनिया में क्या दर्जा मिला? क्या उसे कोई औपचारिक मान्यता भी मिली? बिल्कुल, यही उसकी पूरी रणनीति का अंतिम हिस्सा था। महमूद गजनवी इस्लामी इतिहास का पहला शासक था जिसे बगदाद के खलीफा से आधिकारिक तौर पर सुल्तान की उपाधि मिली। पहला सुल्तान? जी। उस समय खलीफा पूरे इस्लामी जगत के सर्वोच्च धार्मिक नेता होते थे, इसलिए ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक और धार्मिक मान्यता थी। इसने उसे बाकी मुस्लिम शासकों से ऊपर एक अलग दर्जा दे दिया। इसके अलावा खलीफा ने उसे 2 और उपाधियां दी, यामिनी उद्दौला, जिसका मतलब है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और यामिनी उल मिल्लत, यानी मुसलमानों का संरक्षक। यामिनी उद्दौला और यामिनी उल मिल्लत। हाँ, इन उपाधियों से उसने खुद को इस्लामी दुनिया के एक रक्षक और महान विजेता के रूप में स्थापित कर लिया। इसी वजह से उसके वंश को यामिनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। महमूद गजनवी जैसे पहले के आक्रमणकारियों से अलग गोरी का मकसद सिर्फ लूटपाट नहीं था, वो यहाँ एक स्थायी साम्राज्य की नींव रखना चाहता था। हाँ। तो चलिए समझते हैं कि एक छोटे से पहाड़ी इलाके का शासक भारत में एक सल्तनत की बुनियाद रखने में आखिर कामयाब हुआ कैसे? बिल्कुल, और ये कहानी शुरू होती है 12वीं सदी के मध्य में अफगानिस्तान के गौर प्रांत से। गौर से? हाँ, ये इलाका तब जो ताकतवर गजनवी साम्राज्य था उसी के अधीन था, लेकिन शंसबनी वंश के गौरियों ने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई और 1173 में मोहम्मद गोरी के बड़े भाई ने गजनी पर ही कब्जा कर लिया। अच्छा। और मोहम्मद गोरी को वहां का शासक बना दिया। और यहीं से मतलब गौरी की नजर हिंदुस्तान पर पड़ी, लेकिन उसका नजरिया गजनवी से बहुत अलग था। वो सिर्फ दौलत नहीं, जमीन चाहता था। जमीन चाहता था, साम्राज्य बनाना चाहता था। तो इसी इरादे से उसने भारत की तरफ बढ़ना शुरू किया। उसका जो पहला बड़ा हमला था वो हुआ 1175 में मुल्तान पर। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त मुल्तान पर करमाथी शिया मुसलमानों का शासन था। गोरी एक सुन्नी शासक था। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक हमला नहीं था, इसमें एक धार्मिक एंगल भी था। बिल्कुल, वो उन्हें विधर्मी मानता था। सही। और उसने मुल्तान और उसके बाद सिंध के ऊपरी हिस्से को मतलब काफी आसानी से जीत भी लिया। तो इन शुरुआती जीतों से उसका हौसला बढ़ा होगा। बहुत ज्यादा। उसे लगा कि शायद भारत को जीतना उतना मुश्किल नहीं होगा, और इसी आत्मविश्वास में उसने 1178 में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। कौन सी? उसने गुजरात पर हमला करने का फैसला किया। अच्छा, गुजरात। उसने पाटन तक पहुंचने के लिए थार रेगिस्तान का रास्ता चुना, जो कि एक मतलब भयानक सामरिक भूल थी, बहुत बड़ी भूल थी। और वहां उसका सामना हुआ चालुक्य वंश के युवा शासक भीम द्वितीय से। लेकिन भीम द्वितीय तो उम्र में काफी छोटे थे उस वक्त। हाँ, वो छोटे थे। असल कमान उनकी माँ नायिका देवी के हाथों में थी, और नायिका देवी एक
असाधारण रणनीतिकार थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने गौरी की थकी हारी सेना को जैसे वो रेगिस्तान से निकली, माउंट आबू के पास कायंद्रा नाम की जगह पर घेर लिया। अच्छा। और वो एक भयंकर लड़ाई थी। गौरी की सेना को सचमुच कुचल दिया गया। गौरी खुद बुरी तरह जख्मी हुआ और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागा। तो ये भारत में किसी भी तुर्की हमलावर की पहली बड़ी हार थी? पहली और बहुत बड़ी हार थी। इस हार ने गौरी को एक कड़वा सच सिखाया कि भारत को सिर्फ ताकत के जोर पर नहीं जीता जा सकता, उसे यहाँ की राजनीति को, यहाँ के भूगोल को समझना होगा। तो ये एक तरह का वेकअप कॉल था उसके लिए। बिल्कुल। इसी हार ने उसे अपनी पूरी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। उसने गुजरात और राजस्थान का रास्ता कह सकते हैं हमेशा के लिए छोड़ दिया। और अपना ध्यान कहाँ लगाया फिर? अब उसका पूरा ध्यान था खैबर दर्रे के जरिए पंजाब पर। पंजाब उस वक्त राजनीतिक तौर पर ज्यादा बिखरा हुआ था और गजनवी वंश के कमजोर शासकों के अधीन था। तो उसने अपनी हार से सीखा, ये बात उसे दूसरे हमलावरों से अलग करती है। बिल्कुल, उसकी यही काबिलियत थी। तो नई रणनीति के साथ उसने एक एक करके पंजाब पर अपनी पकड़ मजबूत की। 1179 में पेशावर, 1181 में लाहौर पर हमला किया और 1185 तक आते आते उसने सियालकोट का मजबूत किला भी जीत लिया था। हाँ, और उसने गजनवी वंश के जो आखिरी शासक थे, खुसरो मलिक, उन्हें धोखे से कैद किया और बाद में मरवा दिया। इसके साथ ही पंजाब से गजनवी शासन का पूरी तरह अंत हो गया। और अब पंजाब पर कब्जा करने के बाद गौरी का साम्राज्य सीधे सीधे उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकत से टकरा रहा था, पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य से। हाँ, अजमेर और दिल्ली के चौहान साम्राज्य की सीमाओं से। तो अब टकराव तो होना ही था। टकराव तय था, और इस बड़े टकराव का जो फ्लैश पॉइंट बना वो था भटिंडा का किला, जिसे तब तबर हिंद कहते थे। जी, तबर हिंद। 1189 में गौरी ने इस पर कब्जा कर लिया, जो सीधे सीधे पृथ्वीराज चौहान के इलाके में था। ये एक खुली चुनौती थी। और इसी चुनौती ने तराइन के उन दो ऐतिहासिक युद्धों की जमीन तैयार की। बिल्कुल, जिन्होंने भारत का मुकद्दर ही बदल दिया। तो 1191 में तराइन के मैदान में दोनों सेनाएं पहली बार आमने सामने हुई। हाँ, गौरी की सेना में तेज तर्रार घुड़सवार तीरंदाज थे, तो पृथ्वीराज की सेना में हाथियों और पैदल सैनिकों की जबरदस्त ताकत थी। और इस पहली लड़ाई में राजपूतों का हमला इतना जोरदार था कि तुर्की सेना टिक ही नहीं पाई। कहा तो ये भी जाता है कि पृथ्वीराज के भाई गोविंद राय ने अपने भाले के एक ही वार से गौरी को बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया था। अच्छा, और फिर उसका एक सैनिक उसे घोड़े पर डालकर तेजी से मैदान से बाहर नहीं ले जाता, तो शायद गौरी की कहानी वहीं खत्म हो जाती। मतलब गौरी की सेना में भगदड़ मच गई और वो बुरी तरह हार गए। बुरी तरह। लेकिन इस शानदार जीत के बाद पृथ्वीराज ने एक ऐसा फैसला लिया जिस पर आज तक इतिहासकार बहस करते हैं कि उन्होंने भागती भी तुर्की सेना का पीछा नहीं किया। पर क्या इसे वाकई एक भूल कहा जा सकता है? कई जानकार ये भी तो मानते हैं कि उस समय के जो राजपूत युद्ध नियम थे, उनके हिसाब से पीठ दिखाकर भागते दुश्मन पर वॉर करना कायरता थी। ये भी एक तर्क है। तो क्या ये पृथ्वीराज के उसूल थे जो उन पर भारी पड़ गए, या ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक थी? वजह जो भी हो, नतीजा तो यही हुआ कि गौरी को वापस जाने का, अपनी सेना को फिर से इकट्ठा करने का मौका मिल गया। और इस बार वो एक नई, ज्यादा खतरनाक तैयारी के साथ लौटा। कहते हैं कि वो गजनी वापस तो गया, लेकिन अपमान की आग में 1 साल तक ठीक से सोया भी नहीं। और उसने अपनी सेना को पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और अनुशासित बनाया। और ठीक 1 साल बाद 1192 में वो 1,20,000 सैनिकों की विशाल सेना के साथ उसी तराइन के मैदान में वापस आ खड़ा हुआ। तराइन का दूसरा युद्ध। हाँ, लेकिन इस बार गौरी का अंदाज, उसकी रणनीति दोनों बिल्कुल अलग थे। उसने क्या अलग किया इस बार? इस बार गौरी ने राजपूतों की जो ताकत थी उसे उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया। उसने अपनी सेना को 5 हिस्सों में बांटा। 5 हिस्सों में? हाँ, 4 हिस्से किनारों पर और 1 हिस्सा रिजर्व में रखा। सुबह से ही उसके घुड़सवार तीरंदाजों की टुकड़ियां राजपूत सेना पर दूर से तीरों की बारिश करती, और जैसे ही राजपूत सैनिक जवाबी हमला करने आगे बढ़ते, वो पीछे हट जाते। इस चार्ज एंड रिट्रीट की रणनीति से उन्होंने राजपूतों को दिन भर उलझाए रखा और बुरी तरह थका दिया। राजपूत सेना, जो आमने सामने की लड़ाई का आदी थी, वो इस नई तरह की लड़ाई के लिए तैयार नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। और दिन भर की लड़ाई से जब वो थक कर बिखरने लगी, तब शाम के वक्त गौरी ने अपना तुरुप का इक्का चला। वो रिजर्व सेना? हाँ, अपनी 12,000 घुड़सवारों की ताजा दम रिजर्व टुकड़ी के साथ
राजपूत सेना के केंद्र पर जोरदार हमला कर दिया। और ये हमला इतना अचानक और जबरदस्त था कि थकी हुई राजपूत सेना उसे झेल ही नहीं पाई। भगदौड़ मच गई। पृथ्वीराज चौहान ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। तो ये सिर्फ एक राजा या एक सेना की हार नहीं थी। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा थी। तराइन का दूसरा युद्ध एक ऐसा निर्णायक युद्ध साबित हुआ जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दी। मतलब इस एक जीत ने दिल्ली सल्तनत के दरवाजे खोल दिए थे। पूरी तरह से खोल दिए थे। इस जीत के बाद तो गौरी के लिए उत्तर भारत में आगे बढ़ना बहुत आसान हो गया होगा। बहुत आसान। उसने हांसी, समाना, मीरठ और अलीगढ़ जैसे मजबूत किलों पर कब्जा कर लिया, और यही हमें गौरी की एक शासक के तौर पर दूर की सोच दिखाई देती है। कैसे? उसने जीते हुए भारतीय प्रदेशों पर गजनी से बैठकर हुकूमत करने की कोशिश नहीं की। अच्छा। उसने इसकी जिम्मेदारी अपने सबसे काबिल और वफादार गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपी और दिल्ली को फौजी मुख्यालय बना दिया। और यही गुलाम शासक की परंपरा फिर दिल्ली सल्तनत की पहचान बनी। बिल्कुल। पर गौरी यहीं नहीं रुका। उसका अगला निशाना था कन्नौज। कन्नौज, जो उस वक्त उत्तर भारत का एक और ताकतवर राज्य था। वहां गहड़वाल वंश के राजा जयचंद का शासन था। जी। तो 1194 में गौरी और जयचंद की सेनाओं के बीच चंदावर में युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी कहते हैं किस्मत ने गौरी का ही साथ दिया। हाँ, लड़ाई के दौरान एक तीर सीधा जयचंद की आंख में जा लगा, जिससे उसकी मौत हो गई और उसकी सेना में भगदड़ मच गई। और इस जीत के बाद तो पूरा गंगा यमुना का उपजाऊ द्वाब, जो उत्तर भारत का आर्थिक केंद्र था, वो गौरी के नियंत्रण में आ गया। और ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ गौरी साम्राज्य फैला रहा था, उसके सिपह सालार भी इस काम में लगे थे। हाँ, पूरी ताकत से। इनमें सबसे कुख्यात नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का। वो तो बहुत ही महत्वाकांक्षी सेनापति था। बहुत ज्यादा। उसने पूर्व की तरफ अभियान चलाया और 1203 में बिहार पर कब्जा कर लिया। और इसी अभियान के दौरान उसने नालंदा और विक्रमशिला जैसे दुनिया के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों को जलाकर राख कर दिया। हाँ, ये भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए एक बहुत बहुत बड़ा नुकसान था। इसके बाद खिलजी ने बंगाल पर भी कब्जा किया और लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। एक तरह से गौरी के सेनापति उसके साम्राज्य को पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक ले गए थे। ये सब चल ही रहा था कि गौरी के जीवन में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। बिल्कुल। इन सारी लड़ाइयों और जीतों के बीच भारत में एक बिल्कुल अलग चीज की भी शुरुआत हो रही थी। गौरी के साथ ही प्रसिद्ध सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए और उन्होंने अजमेर को अपना ठिकाना बनाया। जी। और यहीं से भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत हुई, जिसका असर आज भी भारतीय समाज पर बहुत गहरा है। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। एक तरफ इतनी हिंसक लड़ाइयां हो रही हैं और दूसरी तरफ सूफीवाद और प्रेम का एक नया संदेश भी फैल रहा है। बिल्कुल। और इसी विरोधाभास से जुड़ी एक और चीज है जो गौरी को बहुत दिलचस्प बना लेती है, उसके सिक्के। हाँ, ये वाकई में बहुत फैसिनेट्स करता है। गौरी ने भारत में जो देहलीवाल सिक्के चलाए वो बहुत अनोखे थे। क्या अनोखा था उनमें? उन सिक्कों पर एक तरफ तो अरबी में उसका नाम लिखा होता था और दूसरी तरफ धन की देवी लक्ष्मी की आकृति बनी होती थी। एक इस्लामी हमलावर जिसने मंदिरों पे हमले भी किए, वो अपनी मुद्रा पर एक हिंदू देवी की तस्वीर क्यों बनवाएगा? ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। देखिए, इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। सबसे व्यवहारिक कारण तो ये था कि वो स्थानीय आबादी के बीच अपनी मुद्रा को स्वीकार्य बनाना चाहता था। अच्छा, ताकि लोग उसे आसानी से अपना लें। बिल्कुल। लोग लक्ष्मी के प्रतीक से पहले से परिचित थे, तो नए सिक्के चलाना आसान हो गया। लेकिन ये उसकी चतुराई भी दिखाता है। वो समझ रहा था कि यहाँ राज करने के लिए सिर्फ तलवार ही नहीं, बल्कि स्थानीय प्रतीकों को अपनाना भी जरूरी है। ये उसकी राजनीतिक समझ का सबूत है। सही। अपने साम्राज्य को इस तरह मजबूत करने के बाद 1205 में गौरी को वापस भारत आना पड़ा। हाँ, पंजाब में खोकर जाटों का एक बड़ा विद्रोह हुआ था। उसे दबाने के लिए उसने विद्रोह को तो बड़ी क्रूरता से कुचल दिया, लेकिन जब 1206 में वो वापस गजनी जा रहा था तो सिंधु नदी के किनारे दमक नाम की जगह पर रात में कुछ लड़ाकों ने उसके शिविर पर हमला कर दिया और नमाज पढ़ते हुए उसकी हत्या कर दी। और गौरी का कोई बेटा नहीं था जो उसकी विरासत को आगे बढ़ाता। जी, कोई नहीं था। आमतौर पर ऐसे में साम्राज्य बिखर जाते हैं, लेकिन गौरी का साम्राज्य नहीं बिखरा, और यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। जो व्यवस्था उसने बनाई थी वो उसके बाद भी कायम रही। भारत में उसके साम्राज्य को उसके गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाला और 1206 में दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की। और यहीं से दिल्ली सल्तनत का औपचारिक आगाज हुआ। बिल्कुल। तो मोहम्मद गौरी की कहानी एक ऐसे शासक की है जो एक छोटी सी जागीर से उठा, भारत में एक अपमानजनक हार झेली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा, अपनी रणनीति बदली और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी
जिसने आने वाली कई सदियों तक भारत के इतिहास और भूगोल को एक नया आकार दिया। उसकी विरासत जटिल है। बहुत जटिल है। वो एक क्रूर विजेता था, लेकिन साथ ही एक दूरदर्शी शासक भी था, जिसने एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जो उसके जाने के बाद भी चलती रही। तराइन में उसकी जीत सिर्फ एक लड़ाई का नतीजा नहीं थी। नहीं, वो दो अलग अलग सैन्य रणनीतियों और कह सकते हैं विश्व दृष्टियों का टकराव थी, जिसमें उसकी अडेप्टेबल और प्रैग्मेटिक सोच की जीत हुई। तो आज हमने मध्यकालीन भारत के शुरुआती आक्रमणों को समझा, अरबों के सिंध आक्रमण से लेकर मोहम्मद गौरी द्वारा भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव रखने तक। हमने ये भी देखा कि कैसे महमूद गजनवी का उद्देश्य सिर्फ लूटना था, जबकि मोहम्मद गौरी एक साम्राज्य स्थापित करने के इरादे से आया था। आज की चर्चा के आधार पर हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल है। हाँ, सवाल ये है, तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष और किन के बीच लड़ा गया था? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।